नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सियासत में संवैधानिक संकट न तो उचित है और न ही राज्य के हित में। दुर्भाग्य की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से संवैधानिक संकट गहरा गया है। आरोप प्रत्यारोप और सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला कोर्ट की चौखट पर है। जाहिर है इन तमाम मुद्दों के बीच जिस आरक्षण के मुद्दे पर गतिरोध राजभवन और राज्य सरकार के बीच दिख रहा है, उसका एक सिरा आरक्षण तो पूरी तरह से राजनीति की बलि चढ़ गया है। दूसरी तरफ अब आरोप प्रत्यारोप के चिन्ह सियासी गलियारों में भी नजर आ रहे हैं। जाहिर है इन तमाम मुद्दों के बीच बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने होंगे। आदिवासी हित के मुद्दे पर सियासी रोटी सेकी जाएगी और आदिवासियों का हित सियासी सूली टंग जाएगा। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच जब जब गतिरोध हुआ है, इसका नुकसान किसको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के परिदेश में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आरक्षण के मुद्दे पर जो राजनीति का नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, इससे किसको नुकसान होगा और किसे फायदा, और राजभवन और राज्य सरकार की राजनीति के बीच कहीं सियासी मर्यादा तार तार तो नहीं हो जाएगी। चर्चा हम खुलकर करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने से पहले चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर जिम्मेदारों ने। अनुमति दें या ना दें या राष्ट्रपति जी को रेफर करें, वो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, साहिबा बैठी हुई हैं, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, तो इसलिए हम यहाँ आए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगी। हमारे हिसाब से उनको इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। आज बहुत ये जान करके हमें खुशी भी हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन अभी भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने विधेयक बना करके फैसला किया है, उसको मंजूरी दे। अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीदें हैं। अब जवाब जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय उस संदर्भ में निर्देश जारी करेंगे। नहीं, हाई कोर्ट के फैसले के आधार पे तो रुका हुआ है। हाई कोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा? ये तो सवाल उसी में था, उसी में प्रश्न छिपा है। और वो हाई कोर्ट का ही फैसला था। 56% को निरस्त करने वाला हाई कोर्ट है ना। जब हाई कोर्ट ने 56% को निरस्त कर दिया तो फिर 82% वैलिड कैसे होगा? फिर जवाब दे देंगे उसको। तो आपने सुना क्या कुछ कहा जिम्मेदारों ने, क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल साहब ने, क्या कुछ कहा रविंद्र चौबे ने और क्या कुछ कहा डॉक्टर रमन सिंह ने। हालांकि डॉक्टर साहब की जबान लगता है डॉक्टर साहब का साथ नहीं दे रही। खैर, इस विषय पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम आपको मिलवाते हैं कि आज के हमारे खास मेहमान कौन कौन है। देखिए, अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मुकेश शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत पैनी नजर रहती है उनकी। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास ही चलता हूँ। डॉक्टर साहब की ये नोटिस जो भेजा गया है, मैं बहुत साफ कर दूं, ये राज्यपाल को नोटिस नहीं भेजा गया, राजभवन सचिवालय को नोटिस भेजा गया और राजभवन से एक जो प्रेस विज्ञप्ति जैसी कुछ एक लेटर भी जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि 5वें नंबर पर राजभवन सचिवालय, इसके पहले केंद्र और तमाम उसमें नाम लिखे हुए जिनके खिलाफ नोटिस है। पहले कभी देखा आपने? मैंने तो 17 साल के करियर में कभी नहीं देखा चंद्राकर साहब की सरकार रहे और राजभवन में नोटिस जारी हो। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा समझाने की कोशिश करें किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को चंद्राकर साहब। देखिए आदित्य जी, केरल हाई कोर्ट के द्वारा भी केरल के उस समय के तत्कालीन राज्यपाल जी को नोटिस भेजा गया था और वो 2 बेंचों का जज का निर्णय था। लेकिन बाद में यही बात आई कि राज्यपाल जी भी 2 साल तक विधेयक को रोक करके रखी थी। तो रखने के कारण उस बाद में प्रोसीडिंग के बाद यह निर्णय आया केरल हाई कोर्ट में कि राज्यपाल को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो कितने समय तक अपने पास में विधेयक को रोक करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो यह है कि माननीय न्यायपालिका और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि संविधान के अनुसार ठीक है, आपके पक्ष में 163 जो अनुच्छेद है जिसमें आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन 168 ये कहता है कि आपको परामर्शदाता के रूप में मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री जी होंगे
और अनुच्छेद 200 अलग चीज कहता है। आपको एक मजेदार बात मैं बतलाऊं हमारे देश में संवैधानिक संकट के ऊपर आदित्य जी, वो ये है कि इसी आरक्षण के पृष्ठभूमि में जो केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का जो डिसीजन आया था, इसके ऊपर भारत के वर्तमान माननीय उपराष्ट्रपति जी संसद में बयान दिए हैं कि केशवानंद भारती जो जजमेंट आया उसमें संविधान की जो व्याख्या की गई वो गलत किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी एक सभा में बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट ध्रुव तारा का काम करती। उसके बाद इसी गुरुवार को पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति जी ये बोले हैं कि ध्रुव तारा का अधिकार तो पार्लियामेंट को है, हमें है। तो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, दोनों लेवल पर हम देख रहे हैं कि सब अपने अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और आपके उद्बोधन में जो पहला लाइन था, इसमें नुकसान तो इस प्रदेश के नागरिकों का ही हो रहा है, उन पालकों का हो रहा है, उन बच्चों का हो रहा है, उन एकेडमिक पर्सनालिटियों का हो रहा है जो कितने जद्दोजहद के बाद कोई एम रखते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं। आदित्य जी, बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलो चल रहा था, बहुत लंबा समय हो गया, आप क्यों साइन नहीं करे, अब कोर्ट में मामला चले गया। अमित जी, सरकार आपकी है, छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल नहीं हो रही है? अमित जी, दिल पर हाथ रख के कहिएगा जी। देखिए आदित्य जी, हमें चिंता है छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 लोगों की, और छत्तीसगढ़ की छवि बिल्कुल भी धूमिल नहीं हो रही है, क्योंकि जब से हमारी सरकार आई है छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है और एक एक कार्य भूपेश बघेल जी का दूसरे स्टेटों में भी अडॉप्ट किया जा रहा है। तो सब इसीलिए शायद लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन जब बात अपने अधिकारों की आएगी, बात जब छत्तीसगढ़ की जनता की संविधान की रक्षा की आएगी, तो आप याद रखिए भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। रही बात, मैं आपके माध्यम से कह दूं कि अगर आर्टिकल 200 और आर्टिकल 168 भाजपा के नेता पढ़ लिए रहते, तो मुझे लगता है कि जो उनके वक्तव्य इस नोटिस के बाद आ रहे हैं, क्योंकि जो भी पार्टी उसमें होती है उनके सचिवालय को वो नोटिस जाता है, बिल्कुल फैक्ट है। और रही बात 2 वीक्स के अंदर, सिंगल बेंच ने जो आज डिसीजन दिया है, 2 वीक्स के अंदर उनको रिप्लाई फाइल करना है और बताना है कि अभी तक क्यों रोक के रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति मीन्स भाजपा और कांग्रेस और अनदर दूसरे जो दल थे, सबने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करवाया था। लेकिन आज जिस प्रकार का वक्तव्य आ रहा है, तो और वो कह रहे हैं कि इनका उद्देश्य ठीक नहीं है, तो क्या जो 56 पे वो परसेंट जिस दिन हुआ था, क्या उस दिन उन्हें पता नहीं था कि इंदिरा साहनी केस में क्या डिसीजन है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को आप दिग्भ्रमित करने का भाजपा के नेता प्रयास कर रहे हैं। आदित्य जी, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता के संवैधानिक अधिकार की बात आएगी, अगर संवैधानिक प्रमुख या कोई भी व्यक्ति अगर छत्तीसगढ़ के निर्णय को अगर देर करता है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट ही, न्यायपालिका ही इस देश में सर्वोच्च उसमें है, और हम न्यायालय गए, मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं हो सकती। आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, खींचतान भी बहुत है, जिम्मेदार आप लोग हैं। विधानसभा में कुछ और बोला आप लोगों ने, विधानसभा में पारित भी करा दिया, बाहर आके कुछ और बोला आपने। कांग्रेस तो पूरा विलेन बना चुकी है आपको जनता के सामने, कुछ कहेंगे मुकेश जी? आदित्य जी, कौन विलेन बनाता है? कांग्रेस की काम ही यही है, स्थिति खराब है पूरे देश में, तो उनका काम है कि भाजपा पे आरोप मढ़ना। और ये मैं तो कहता हूँ, ये आरोप के बजाय छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता करते और आरक्षण का लाभ जो छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा था, वो क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात की चिंता किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। 2012 की स्थिति के बाद 21 अलग अलग याचिकाएं दायर की, और सरकार को इस चीज को मालूम होना चाहिए था कि यदि कोई प्रकरण कोर्ट में चल रहा है तो उसको कैसे डील किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है, सरकार इसमें गंभीर नहीं है। और अब जब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर पा रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सदन में सरकार का साथ दिया है, आरक्षण में वो जो बिल लाना चाहते थे उसमें साथ दिया है, उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप मढ़ने के बजाय जो उनको लाभ आरक्षण का मिलता था, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में
हमारे आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण मिलता था, तो मुकेश जी, इतने रख देते बड़े ना। जनादेश के बाद उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? एक ही बात है। और हम कंवर जी की रिपोर्ट क्यों नहीं रखे मुकेश जी? इतनी बात ही नहीं होती, रख देते तो कम से कम पाक साफ होते कि भाई आपने भी प्रयास किया था। सरकार क्या क्या करेगी? जिनको इतना बड़ा जनादेश मिला है, ये सरकार का काम है जनता की चिंता करना, यहाँ की व्यवस्था का चिंता करना सरकार का काम है। ये यदि कर नहीं पाते हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में दोषारोपण करने से क्या होगा? लोग ये आप लोगों ने राजनीति में, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में नुकसान केवल आदिवासियों को हो रहा है। चंद्राकर साहब, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने न्याय दृष्टांत रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एक अन्य के विरुद्ध 2006 का एक मामला है, जिसमें बहुत साफ कहा है, अनुच्छेद 361A के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश न्यायालय नहीं दे सकता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण किए गए कार्य के आरोप के लिए भी राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। यह परिस्थिति है। ये राजभवन की तरफ से एक यहां पर प्रेस नोट जारी किया गया। मतलब साफ है, राज्यपाल इसके बाद भी राजभवन, क्योंकि राज्यपाल का नाम नहीं होता, राजभवन सचिवालय को होता है। राजभवन सचिवालय इस पे जवाब दे नहीं दे, फिर वही कहानी 10 बिंदु पर मैंने जवाब मांगे थे, क्वांटिफाइबल डेटा मैंने मांगा था। कुल मिलाकर माना जाए चंद्राकर साहब, कांग्रेस सरकार भी राजनीति करने पे उतर आई है, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है और राजभवन से भी राजनीति शुरू हो गई है। चंद्राकर साहब, बिल्कुल संविधान के अनुसार जो अब जिनके नाम से शासन होता है, केंद्र में राष्ट्रपति जी और राज्य में महामहिम राज्यपाल जी के नाम से, इसलिए उसके गरिमा का ख्याल रखते हुए संविधान के इस आर्टिकल में जिसका आप जिक्र किए उसमें प्रावधान है। लेकिन व्यवस्था में जो क्रियान्वयन करने की जो बॉडी है सचिवालय राज्यपाल का, उसको नोटिस जारी किया जा सकता है। केरल में भी हुआ था। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी जो मार्च तक रुकने की बात की थी, तो यह मामला भी हाई कोर्ट में तो है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया। हो सकता है उस दृष्टिकोण से वो बोली होंगी, या जनवरी में इसके ऊपर कुछ डिसीजन आना था, वो टलते टलते अब मार्च तक पहुंच गया है। इन सब न्यायिक प्रक्रियाओं के पृष्ठभूमि में मूल बात यह आ रही है आदित्य जी कि जो पहले, जैसे अभी मुकेश भाई कह रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में मध्य प्रदेश से अलग हुए, फिर 32% 2012 में किए। लेकिन जब आपका जो प्रश्न था डाटा को रख देते, ये अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने पक्ष हैं। लेकिन मूल बात यह है यहाँ पर कि जिस तरह से अभी संसद में बात हो रही और संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीफ जस्टिस दे रहे हैं, उस हिसाब से पार्लियामेंट, यहाँ तक उपराष्ट्रपति जी बोले हैं कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है और स्टेट में असेंबली को है। तो सभी जगह अपने अपने पक्षों की बातें हैं। इसका एकमात्र ये बात है कि महामहिम पूर्व काल में जो स्टेटमेंट देती रहे, उस स्टेटमेंट के हिसाब से अब इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है। तो संवैधानिक रूप से उनको अधिकार है, उनको नोटिस व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता, वो जब तक चाहे विधेयक को रोक सकते हैं। लेकिन अभी माननीय न्यायपालिका के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन के पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 200 के अंतर्गत बात हुई है, और उस 200 के अंतर्गत लर्नड एडवोकेट कपिल सिब्बल जी जो तर्क रखे हैं, उसमें यह भी सच है कि छत्तीसगढ़ शासन से महामहिम राज्यपाल जी जो 10 क्वेश्चन की थी, ये संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो दिए। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य में जनता के आप प्रतिनिधि हैं और जनता ही आप लोगों को व्यवस्था के अंतर्गत बनाई है, तो जनता के हितों का सर्वोपरि संरक्षण होना चाहिए और यहाँ पर अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी को निर्वाह करें तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ बहुत अच्छा फ्रूटफुल निर्णय हो सकता है। आदित्य जी, कोई नहीं कर रहा। लेकिन मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए, 3 ऑप्शन होते हैं राज्यपाल के पास। चंद्राकर साहब भी यहाँ बैठे हैं, बहुत जानकार हैं। या तो वो साइन करने से मना कर दे, लौटा दे, राष्ट्रपति को भेज दे। तीनों नहीं हो पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, डॉक्टर साहब को क्या हो गया मुकेश जी? 56 बता रहे हैं परसेंटेज, उसके बाद बता रहे हैं जब 56 मान्य नहीं था तो क्या 82 मान्य होगा।
56 इंच का सीना यहीं पर भी तो नहीं आ गया, कहां से 56 आ गया? जो पहले असंवैधानिक बताया था चंद्राकर साहब, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, 58% को असंवैधानिक बताया था। उसके बाद जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा में जब हम बात करें, सरकार ने जो पारित किया उसमें टोटल परसेंटेज जाता है आरक्षण का 76, सही बोल रहा हूं मैं? अब वो 82 बता रहे हैं, कहीं 56 बता रहे हैं, ये हो क्या रहा है मुकेश जी? क्या कुछ दिक्कत है क्या आपस में? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है मुझे मुकेश जी। आदित्य जी 2012 में 56% आरक्षण देके 32% आदिवासी भाइयों को आरक्षण दिला के और उनको लाभ दिलाया गया, इसके लिए प्रयास किया गया और वो स्थिति आज नहीं बन पा रही है। ये विषय है, इस विषय को कांग्रेस कैसे लेती है, क्या सोचती है? और जब 56% वाला मामला हाई कोर्ट में उसको नहीं रखा गया और उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया, तो फिर ये 76% का लेके जा रहे, तो कहीं ना कहीं 82 बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए 76% का आप लेके गए हैं डॉक्टर साहब, 82 बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं गंभीरता से इसको लेनी चाहिए थी, वो गंभीरता नहीं दिखी है। डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो 82 दिलवा दूंगा। जी, आदिवासी भाइयों को लेके भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गंभीर रही है, हमेशा गंभीर रही है। और एक आदिवासी बहन को इसलिए राष्ट्रपति पद पे भी भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है। इसके पहले भी आदिवासी क्षेत्र के अंदर में भोजन को लेके बड़ी दिक्कत होती थी, तो उनको 1 रुपए किलो में चावल उपलब्ध करा के आदिवासी भाइयों को सहूलियत दिया गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी भाइयों के साथ है और रहेगी। यदि आदिवासी भाइयों का हक नहीं मिलता और सरकार कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिम्मेदार है। ठीक, तो कांग्रेस जिम्मेदार है। अमित जी बहुत साफ है, ननकीराम कंवर की रिपोर्ट हमने नहीं लिखी अदालत में, हम जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जब कांग्रेस सत्ता में भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। अब विधानसभा में पारित हो जाता है 76%, उसके बाद बाहर आने के बाद पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। हम तो साइन जरूर कर दिए, हम तो हामी जरूर भरते हैं, लेकिन अब राज्यपाल जो मांग रही है वो डिटेल आप दीजिए, क्वांटिफाइबल डेटा आप दीजिए। भाई आपको नहीं पता था, नई जानकारी थी, नहीं मिला था क्वांटिफाइबल डेटा, आप विधानसभा में पारित नहीं होने देते, बहिर्गमन कर जाते। दिक्कत क्या थी उसमें? अमित जी अगर पारित हो गया आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? बहुत साफ है, कोर्ट की पेचीदगियां, चंद्राकर साहब भी यहां बैठे हैं, शर्मा साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप खुद पेशे से वकील हैं, बहुत आसानी से कोर्ट की पेचीदगियां दूर नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा मार्च में, फेवर में आएगा, अनफेवरेबल आएगा, समय बताएगा। उस बीच एक छत्तीसगढ़ के आम आदमी का, स्टूडेंट का बड़ा नुकसान हो रहा है। अमित जी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? देखिए हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान के पद का दुरुपयोग करेगा, तो मैंने आपसे कहा कि न्यायालय ही अंतिम रास्ता होता है। और आपने स्वतः ही कहा कि महामहिम जी को अधिकार भी नहीं था, अगर 10 प्रश्न उन्होंने किया तो हमने उनका जवाब भी दिया। उसके बाद भी उन्होंने पहले ही कहा था कि आप विधेयक लाइए, मैं तुरंत उस पर सैंक्शन करूंगी, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि फिर उन्होंने कहा मैं मार्च में करूंगी। और अभी आपने जिस प्रकार कहा कि 76% नहीं 82% डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि गोडसे पाठशाला के निकले हुए विद्यार्थी, आपने जैसा कहा ना कि सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन ब्लेम हमारे ऊपर लगाते हैं। ब्लेम गेम में मास्टर लोग हैं, और कभी ये नेहरू जी को याद करते हैं, हमारी सरकार को याद करते हैं, कभी हम नहीं थे तो हमारे को ब्लेम करते हैं। तो इनका उद्देश्य हमेशा से रहा है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना। पहले था अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और इनकी पॉलिसी है डाइवर्ट एंड रूल। वही काम ये कर रहे हैं। लेकिन मैंने फिर आपके माध्यम से कहा कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की जब बात हित की आएगी आदित्य जी, तो हम हर दरवाजे को खटखटाएंगे। देखिए ऑप्शन, जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि हम बार बार निवेदन कर रहे थे, हमारे कैबिनेट मंत्री 5 कैबिनेट मंत्री जाके महामहिम जी से उन्होंने निवेदन किया था कि आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, लेकिन आज तक उसको साइन आपने नहीं किया है। उन्होंने कहा मुझे ये 10 प्रश्नों का जवाब भेज दीजिए, आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगा। उसके बाद हमने 10 प्रश्नों का जवाब दे दिया, फिर उन्होंने कहा मैं मार्च में करूंगी। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। मुझे लगता है कि मैं फिर आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी वो संवैधानिक प्रमुख है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि सभी वर्गों का, डॉक्टर चंद्राकर जी यहां बैठे, बहुत सम्मान हम उनका करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों का यहां पर अहित हो रहा है, इसलिए तत्काल उसको रोकना नहीं चाहिए। और रही बात लड़ाई की, तो अब मैंने कहा ना कि अब बात जब चली है तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाए अमित जी, लेकिन कम से कम जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है उन्हें आरक्षण का लाभ तो मिले। चुनाव नजदीक है। चंद्राकर साहब ऑप्शन क्या है सरकार के पास?
ठीक है, कपिल सिब्बल साहब आ गए, कोई जादू की छड़ी नहीं है उनके हाथ में, सिंगल बेंच है, डबल बेंच पे मामला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। मैंने बोला बहुत आसानी से कानूनी रूप से कोई हल निकले नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का जरूर हम इंतजार कर सकते हैं जो 22 मार्च के आसपास आने वाला है, जो मुझे जितना याद आ रहा है चंद्राकर साहब। लेकिन इस बीच ठीक है, एसआई भर्ती की आपने इनिशियल लेवल की परीक्षा करा दी, रिजल्ट आप घोषित कर नहीं सकते, किस हिसाब से करेंगे? कोई रोस्टर है नहीं आपके पास, क्या हल क्या है इसका? क्योंकि अगर न्यायालय से हल नहीं मिलता तो सरकार के पास संवैधानिक रूप से क्या इसका हल हो सकता है? चंद्राकर साहब इसके बारे में बताएंगे। अब संविधान में जो प्रावधान है आदित्य जी, एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी के विरोध में महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल जी के विरोध में नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसे राष्ट्रपति जी मनोनीत करती। तो ये संवैधानिक विषय है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जो भी संवैधानिक पद पर बैठे, चाहे माननीय राज्यपाल जी हों, उनके इकबाल, उनके शौक की बात आती है, और राज्य सरकार की बात है जिसमें विपक्ष भी शामिल है। बाहर क्या बोल रहे हैं वो अपनी राजनीतिक स्टेटमेंट है, संविधान के डिबेट में जो बोले हैं और समर्थन दिए हैं वह महत्वपूर्ण है, वो रिकॉर्डेड है। इसलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को महामहिम जी के पास जाकर के संवाद करना चाहिए। लेकिन महामहिम जी लगातार जो स्टेटमेंट दी हैं, उन स्टेटमेंट में पहले वो बोली थी कि मैं तो आदिवासी वर्ग के लिए बोली थी, तो क्या 50% से ऊपर नहीं हो रहा था? उसका बचाव कैसे करेंगे? तो प्रश्न ये आता है। और उसमें ओबीसी को लाया गया, और आज देश की राजनीति में जिस तरह से जाति जनगणना के मसले के ऊपर राजनीति जिस तरह से बर्निंग हो रही है, तो निश्चित रूप से भूपेश सरकार असेंबली में जो विधेयक पारित किए, नेता प्रतिपक्ष भी इसमें शामिल रहे हैं, तो अब उनको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है, और तभी तो कहलाएंगे सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। चंद्राकर साहब एक बात और है, अभी तक राज्यपाल की छवि आदिवासियों के हित में काम करने वाली, बहुत सभी से मिलने वाली, बहुत एक अच्छी छवि थी। ये हड़बड़ी में बयान जो दिए कहीं उनके ऊपर भारी तो नहीं पड़ गया? जैसी फाइल आएगी 4 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, ये बड़बोलापन नजर नहीं आ रहा था चंद्राकर साहब? और इससे नुकसान हुआ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। इसके पीछे कारण है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण है आदित्य जी। संविधान विशेषज्ञ के अलावा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भारतीय राजनीति का जो मनोविज्ञान मैं समझता हूँ, मेरी दृष्टि में उसके अनुसार क्या है, एसटी वर्ग में शिक्षा में अभी भी हायर एजुकेशन में बहुत कम परसेंटेज है, और ओबीसी वर्ग को 14 से 27% मिल गया, उनमें लिटरेसी ज्यादा है हायर एजुकेशन तक। ये दूर दराज की राजनीति के दृष्टिकोण से अपने अपने कम्युनिटी के हित के हिसाब से भी बात हो रही है, और महामहिम राज्यपाल जी तो इसमें स्टेटमेंट भी दे बैठी। मुकेश शर्मा साहब, कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कि खाली कांग्रेस को कोसते कोसते और अगला 8-9 महीना वो भी निकाल देगी? कुछ बीच का रास्ता निकालने की आप कोशिश करेंगे? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो करना था वो किया है। विधानसभा के अंदर में सरकार को सहयोग किया इस मामले में, और बाहर सहयोग किया है। और अब मामला यदि राज्यपाल और विधानसभा और सरकार के बीच में है, तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, और ये अब सब कुछ जो है कानून के हिसाब से होना है। कांग्रेस के भाई संविधान की बात कर रहे थे, तो मैं संविधान का जितना मजाक और जितना ज्यादा संविधान का अभी तक अपमान यदि किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इतिहास गवाह है। अभी की बात कर रहे हैं जी, अभी की बात कर रहे हैं। इनको संविधान समझ में आता नहीं है, और ये संविधान की बात करते हैं। संविधान का सबसे ज्यादा मजाक तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, कांग्रेस ने ही उड़ाया है, तो इनको संविधान की बात करने का अधिकार नहीं है। अमित जी, संविधान पढ़ के आइए पहले तो आप। मुकेश शर्मा जी सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं, संविधान मैंने कई बार पढ़ा है, कोर्ट में हम जीरा करते हैं। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है जिस प्रकार से भाजपा शासन काल में राजभवन का उपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय ही अब राजभवन संचालन केंद्र बन गए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह आरोप है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में आरोप लगाना ये पुराना आदत रहा है कांग्रेस का। अभी बहुत छोटा सा एक जवाब अमित जी, क्या करने जा रही सरकार? क्योंकि कोर्ट से निर्णय बहुत जल्दी आएगा, ये नजर नहीं आ रहा है।
देखिए, हमने जैसा हमने कहा था कि ये तो मजबूरी से पक्ष रखते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य आरक्षण देना नहीं था। हम बड़े मजबूती से, बड़े दबंगता के साथ, बड़े जिस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने अभी पक्ष रखा है, मैं आपके माध्यम से कह दूं कि सरकार बड़ी ईमानदारी से और बड़े मजबूती से हमने अपना पक्ष रखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सपोर्ट में ही रिजल्ट आएगा। तो देखिए, आरक्षण की आग शायद चुनाव तक यूं ही सुलगती रहेगी। कांग्रेस भी राजनीति कर रही, कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही हम जनता के साथ हैं, हमने विधेयक भी पास करा दिया, हमने राजभवन पे भी प्रेशर डाला, अब हम कोर्ट भी चले गए आपके लिए, और भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई गलत है तो केवल सरकार है, कांग्रेस है। तो फिलहाल दोनों ही तरफ से केवल राजनीति के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है और नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ की जनता का। आप सभी लोगों से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।